to the world of mathematics। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। So today we are going to see the solution of exercise 5.2 as we have discussed in our last video lecture। मैंने ये exercise 5.2 के questions में hint दे दी थी and examples के base से कि कैसे solve करने हैं। तो today we are going to just see the solutions, you can see, and अगर आपको इस solutions में कोई doubt है you can ask me anytime, okay। कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे याद हो तो पहले साइन का करना है, फिर एक्स प्लस 5 का करना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस अंदर का एज इट इज प्लस इनटू एक्स प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में, दैट्स ऑल। फिर सेकंड कॉस ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, पहले कॉस का करो दैट इज माइनस, है ना। अगर कॉस एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, माइनस साइन एक्स। तो कॉस ऑफ समथिंग कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन पहले माइनस साइन ऑफ समथिंग तो लिख ही लो, फिर उसके बाद ये जो समथिंग है ना उसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करना है, ठीक है। तो वैसे ही ये कॉस ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ समथिंग इनटू ये कॉस का हो गया, फिर साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स का, दैट्स ऑल। पहले बाहर का, फिर अंदर का, फिर उसके अंदर का, इस तरीके से चेन में हम चलेंगे, ठीक है। फिर ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो पहले साइन का किया, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए इंटू वन, एक्स का 1 होगा प्लस बी का 0, है ना। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है बाजू में, है ना, कोफिशिएंट के फॉर्म में, तो फिर इसको एज इट इज रखो। अगर अकेला है तो उसको 0 कर दो, मतलब समझ लो 5x² है प्लस 3 है, बराबर। तो 5 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, बट इसका कभी भी 0 नहीं होगा डिफ्रेंशिएशन, बट इसका हमेशा ही 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें 5 एज इट इज़ रखते हैं एंड x² क्या डिफ्रेंशिएशन 2x ऐसे करते हैं। तो 3 का 0 बस ख़त्म। सिमिलरली समझ लो कहीं पे 3 इंटू साइन एक्स है प्लस 5 है, बराबर। तो 3 को कॉन्स्टेंट एंड 5 भी कॉन्स्टेंट है देखो, बट 3 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एज इट इज़ रखो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है। फिर ये 5 का 0 हो गया। तो हमेशा याद रखो, ये हमेशा ही आएगा कि जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में, कोई फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको एज इट इज़ रख लो, बराबर, उसको एज इट इज़ रख लो एंड जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, बट जो अकेला है कांस्टेंट तो उसका हमेशा ही डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर देखो, सेक समथिंग का, सेक ऑफ समथिंग है ना। तो क्या होता है एक्चुअल में, सेक ऑफ समथिंग का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे कुछ समथिंग है तो सेक का हमेशा सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक ऑफ समथिंग का सेक समथिंग इंटू टेन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी है, समथिंग जो भी हो वो एज इट इज़ लिखते रहो, ये जो समथिंग है ना वो यहाँ पे एज इट इज़ लिखते रहना है। तो वैसे ही यहाँ पे सेक ऑफ अंदर तो टेन रूट एक्स कुछ भी हो, पहले तो सेक का डिफ्रेंशिएशन किया तो सेक ऑफ समथिंग मतलब जो भी अंदर है वो इंटू टेन ऑफ वट एवर जो भी समथिंग है वो, तो ये हो गया पहले सेक का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये किसका हुआ, सेक का डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कॉस का, तो सेक का हो गया। अब टेन का है ना, तो टेन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड टेन का नंबर आएगा, फिर थर्ड रूट एक्स का नंबर आएगा, है ना। तो टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो थीटा की जगह कुछ भी समथिंग हो तो ऐसे एज इट इज समथिंग यहाँ पे लिख दो। तो टेन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, है ना, सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हो गया 10 का डिफ्रेंशिएशन। अब अंदर जो बचा रूट एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/2 रूट एक्स। मैंने याद अगर है तो करवा, अगर आपको याद है तो ये मैंने करवा दिया था। एंड 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। ये दोनों तो आपको कंपलसरी याद रखने ही है। उसका रीज़न है, कभी भी ऐसा है ना, उसका रीज़न क्या है कि कभी भी ऐसा जो आए, समझ लो अंडर रूट के अंदर साइन एक्स आ जाए, तो अंडर रूट एक्स का कैसे हम 1/2 रूट एक्स लिखते हैं, वैसे ही अंडर रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स लिख देंगे पहले। तो ये मैंने किसका एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन कर लिया, रूट की फॉर्म से डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब साइन एक्स का बाकी, तो साइन एक्स का अंदर अलग से मल्टीप्लिकेशन में कॉस एक्स ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए अंडर रूट का अगर याद रख लिया है तो फिर बेस्ट रहेगा ना। समझ लो 1/, ऐसे 1/, समझ लो
log x का आ गया क्या, बाकी है e रेस टू एक्स, समझ लो 1 बाई ई रेस टू एक्स है, तो 1 बाई ई रेस टू एक्स का पहले -1 अपन ई रेस टू एक्स होल स्क्वायर है ना, 1 अपन एक्स का क्या था -1 अपन एक्स होल स्क्वायर, तो ये x की जगह ई रेस टू एक्स है बस, तो ये पहले कर लिया। फिर ई रेस टू एक्स का बाकी, तो ई रेस टू एक्स अलग से मल्टीप्लिकेशन में लिख लो है ना, तो 1 बाई समथिंग कुछ भी हो तो पहले 1 बाई समथिंग का डिफ्रेंशिएशन -1 अपन समथिंग का स्क्वायर इनटू जो भी समथिंग है उसका डिफ्रेंशिएशन अलग से है ना, समझ लो 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा है बराबर, साइन स्क्वायर एक्स या थीटा कुछ भी, अगर x है तो x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होता है और थीटा है तो d बाई डी थीटा होता है, तो समझ लो 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहले तो डिफ्रेंशिएशन करूँगा कैसे, -1 अपन जो भी है उसका स्क्वायर बराबर, उसका भी स्क्वायर इनटू फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ऐसा एक्चुअल में होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगेन पावर आगे, पावर में कम, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो एक्चुअल में हमारा आंसर ये होगा है ना, दिस वन इनटू दिस वन। ओके, सो बाय दैट वे यू कैन इजीली फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई समथिंग या फिर अंडर रूट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो डेफिनेटली धीरे धीरे हो जाएगी, बट अगर नहीं हो रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे है ना, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। एक बार मैंने हिंट बता दी, उसके बाद वापस खुद से भी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है भी, हाँ हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करने मतलब बस सीक्वेंस चेंज कर दी, 1/2 रूट एक्स आगे लिख दिया, फिर ये पीछे लिखा, ये आगे लिखा, फिर ये लिखा, वो तो कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यू नो दैट। फिर 5th नंबर समथिंग बाय समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो मैंने रूल्स बताया था लास्ट लेक्चर में, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज है ना, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा कोस ए एक्स प्लस बी है ना, साइन ए एक्स प्लस बी का कोस ए एक्स प्लस बी इनटू, ये मैंने साइन की तरफ से किया, फिर ए एक्स प्लस बी की तरफ से क्या होगा ए, क्योंकि a इंटू 1 + 0 दैट इज ओनली a। ये मैं क्या बता रहा हूँ भाई, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो सिर्फ साइन का लिख के नहीं चलेगा ना, साइन का लिख दूंगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दूंगा तो नहीं चलेगा, मुझे पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जो हम आगे यहाँ पे कर रहे थे, जैसे यहाँ पे किया वैसी तरीके से यहाँ पे मुझे सेपरेटली पूरा का पूरा साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उसमें कैसे करते हैं हम लोग, साइन का कॉस कर दिया, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ए, बाय दैट वे। ओके, सो ये खत्म हो गया पहला, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डी बाई डी एक्स मुझे क्या करना है, कॉस, डी बाई डी एक्स मुझे करना है कॉस ए एक्स प्लस कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का क्या होगा भाई, माइनस साइन समथिंग, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन समथिंग मतलब सी एक्स प्लस डी इनटू फिर ये सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन सी। ठीक है, सो बाय दैट वे वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दैट थिंग्स, दिस थिंग्स। अब बस सिंप्लीफिकेशन है, सेपरेट कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर को इस तरफ एंड कॉस स्क्वायर को इस तरफ, दोनों में सेपरेट कर दिया, तो क्या बना देखो, cos सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, एंड ये सी इंटू माइनस को आगे भेज दिया तो माइनस माइनस प्लस, फिर सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज, यू कैन सी, एंड कॉस स्क्वायर नीचे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे एक कॉस कैंसिल और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर दोनों साइन वाले टर्म है, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉस कैंसिल होने के बाद जो बचा वो ए इंटू कॉस बाई कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू 1 अपन कॉस सी एक्स प्लस डी, 1 अपन कॉस को सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, इसलिए ये दोनों को तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, बट ये इसको एज इट इज़ लिख के, ये जो डिवीजन में कॉस सी एक्स प्लस डी है उसको न्यूमरेटर में भेज के सेक के फॉर्म में लिख लिया, प्लस यहाँ पे अगेन ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, तो देख सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी इसको एज इट इज़ लिख दिया, सी को एज इट इज़ लिख दिया। अब ये साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो मैंने कॉस स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, एक कॉस सी एक्स प्लस डी को इसके साथ भेज दिया साइन बाय कॉस के फॉर्म में, तो वो हो गया 10,
और एक कॉस जो बचा वो 1 कॉस के फॉर्म में रखा और 1 कॉस के फॉर्म में जो रखा है उसको sec cx प्लस डी लिख दिया, खत्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस वो 1 आध मिनट का रिवाइंड करो ये वाला क्वेश्चन एंड समझो, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगेन ये मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहले cos x क्यूब एज इट इज रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या हो रूल्स है भाई, वही पहले पावर का किया है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका करना है मुझे, यहाँ पे अलग से ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो आप एग्जाम में भी, ये सेपरेटली आप अलग से लिख के दिखा सकते हो। तो पहले मैंने पावर का किया, पावर का मतलब पावर में एक आगे पावर आगे, पावर में एक कम, मतलब 2 का 1 हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है भाई, ये 1 लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं बट फिर भी लिख दिया तो चलेगा। इनटू फिर साइन का नंबर है, पहले पावर का नंबर फिर साइन का नंबर फिर x⁵ का नंबर, तो साइन का नंबर तो साइन का क्या हो गया भाई कॉस अंदर एज इट इज x⁵, फिर x⁵ का नंबर 5x⁴, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है ना भाई, ये तीनों के तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो वही तीनों के तीनों टर्म यहाँ पे लिखे मैंने, देखो प्लस अब ये साइन स्क्वायर x⁵ एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन cos x क्यूब क्या होगा भाई, cos का माइनस साइन अंदर एज इट इज x क्यूब इनटू फिर x क्यूब का नंबर 3x², बस खत्म। ये नेगेटिव को मैंने बाहर दे दिया, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था, बस यहाँ तक ही दिया था एंड एग्जाम में भी चल जाएगा, समझ लो अगर चलाना चाहते हो तो चल जाएगा, बट फिर भी अगर आपने पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 3-4 स्टेप और आगे बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया है मतलब फाइनल आंसर दूसरा है जो उसके बाद ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो देखो ये पहले क्या किया मैंने, 2 एज इट इज रखा, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है फंक्शन के तो उसको एज इट इज रखो, है ना। फिर अंडर रूट का मैंने क्या बताया था, अंडर रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग, 1/2 इंटू रूट ऑफ समथिंग, तो 1/2 इंटू रूट ऑफ ये जो भी है उसको एज इट इज रखो। फिर ये जो समथिंग जो चाह उसका डिफ्रेंशिएशन है ना, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग, फिर जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन अलग से करो। तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, कॉट का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, अंदर का ऐसा फंक्शन है उसको एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, सो बाय दैट वे वी हैव जस्ट फाइंड द डिफ्रेंशिएशन। फिर आप देख सकते हो 2 कैंसल, बट फिर भी बचा क्या -2x, ये 2x है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके -2x cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो है वो एज इट इज। तो ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, इसको भी आप एज एन आंसर लिख सकते हो, बट फिर भी अगर एनसीईआरटी की बुक का अगर आंसर चाहिए तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे cos x स्क्वायर को मैंने नीचे भेज दिया, साइन स्क्वायर कर दिया 1/sin स्क्वायर, एंड अंडर रूट कॉट को मैंने अंडर रूट कॉस बाई साइन कर दिया, अंडर रूट कॉस बाई अंडर रूट साइन। फिर साइन स्क्वायर को मैंने देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो इंटू साइन थीटा को अगेन मैं फर्दर अंडर रूट साइन इंटू अंडर रूट साइन कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, देखो साइन स्क्वायर समथिंग को साइन समथिंग इंटू अंडर रूट साइन समथिंग इंटू अंडर रूट साइन समथिंग बराबर, एक अंडर रूट साइन समथिंग कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने ये फर्दर डिवीजन में पार्ट में डिवाइड किया था एक्चुअल में। अब ये अंडर रूट साइन समथिंग अंडर रूट कॉस समथिंग को देख के मेरे माइंड में क्या आया भी, चलो अंडर रूट ऑफ साइन इंटू कॉस ऐसा कुछ बन गया, ये तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक्स्ट्रा बस 2 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा मतलब रूट टू मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये तो नीचे जो है ना वो एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा √2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, देखो ये तो था ही -2x तो था ही, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कुछ भी, तो एक्स्ट्रा √2 मल्टीप्लाई किया नीचे एंड ऊपर, बाकी सब कुछ एज इट इज़, देखो ये एज इट इज़ और ये दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ में करके एज इट इज़। फिर ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया साइन 2 थीटा, है ना, थीटा इसको थीटा समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो साइन 2 थीटा, ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो ये जो है वो फाइनल आंसर हमारी बुक में दिया है, ठीक है। तो ऐसा फाइनल आंसर बना सकते हो आप अपने हिसाब से। फिर ये 8th वन कोस √x का क्या होगा, कोस का माइनस साइन अंदर का जो है एज इट इज़, फिर √x का 1/2 √x, खत्म, यही है हमारा फाइनल आंसर। बस ये 2 √x नीचे रख दो
तो आंसर बन गया। फिर प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्म से क्वेश्चन दिया है। वैसे बस 2 ही क्वेश्चन एग्जाम ये हमारी बुक में दिए हैं, समझने के लिए या फिर जानने के लिए, कुछ भी आप सोच लो, बस 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। तो बस 2 क्वेश्चन को परफेक्टली स्टडी कर लेते तो भी काफ़ी है। एनसीईआरटी के फॉर्म से तो काफ़ी है, ठीक है। फिर जेडब्ल्यू के फॉर्म से तो मैं अलग से करवाऊंगा, चलो ठीक है ना, वो लास्ट में करवा दूंगा ऐसा है तो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं जेडब्ल्यू के फॉर्म से वो थोड़े बहुत ट्विस्टेड होंगे। एग्जैक्टली डायरेक्टली मतलब ऐसा तो है, वो ऐसा तो नहीं पूछेंगे भी प्रूव करो चेक करो, वहाँ पे तो कुछ अननोन वाली चीज़ें दे देंगे, के फाइंड करो, अल्फा फाइंड करो, बीटा फाइंड करो, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, है ना। जेडब्ल्यू वाले लोग इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं जिसमें कुछ ना कुछ फाइंड करना हो, ताकि वो ऑप्शन में कुछ भी दे दे और आपको चूज़ करना पड़े, ठीक है। तो अगर प्रूव करना है तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करनी है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेपरेटली फाइंड करो। अगर वो इक्वल है तो ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये फंक्शन है, याद रखो। पहले फंक्शन को मॉड्यूलस के फॉर्म से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब भी मॉड्यूलस के फॉर्म में कभी भी फंक्शन दिया हो तो पहले सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट करो इसको। देखो ये क्वेश्चन 9, मॉड्यूलस x - 1 को मैंने किया डिवाइड किया पॉजिटिव x - 1 एंड नेगेटिव x - 1। पॉजिटिव कब, जब x 1 से बड़ा हो, जब x 1 से बड़ा हो तब, एंड नेगेटिव कब, जब x 1 से छोटा हो तब, ठीक है। और याद हो तो मैंने ये 11th में भी बताया था कि इसके इक्वल टू 0 करो तो क्या बनेगा, x - 1 इक्वल टू 0 करने पे x इक्वल टू 1 होगा ना, बस। तो इससे 1 से एक्चुअल में सेपरेट पार्ट बन जाते हैं, 1 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो 1 से बड़े बड़े एंड 1 से छोटे छोटे, ऐसे 1 से बड़ी वैल्यू एंड 1 से छोटी वैल्यू। फिर भी आप 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमेशा ही प्लस मत लिख दो, 1 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर रखो, इसके अंदर। अगर आंसर पॉजिटिव दे रहा है तो उसको प्लस साइन रखो, अगर आंसर नेगेटिव दे रहा है तो उसको नेगेटिव साइन रखो। तो समझ लो 1 से बड़ी वैल्यू लेने पे, यहाँ पे x की जगह 1 से बड़ी वैल्यू लेने पे 2 - 1 3 - 1 ऑल विल गिव पॉजिटिव आंसर। दैट इज वाई mod x - 1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव x - 1। एंड 1 से छोटी वैल्यू लेने पे, दैट इज 0 -1 -2, वो इसके अंदर रखने पे समझ लो 0 रखा या फिर -1 रखा, -2 रखा, तो ये x - 1 नेगेटिव आंसर दे रहा है, x - 1 खुद अंदर, बराबर। तो अगर x - 1 नेगेटिव आंसर दे रहा है तो उसको नेगेटिव ऑफ x - 1 लिखो, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गई जिसमें आपको ऐसे फर्दर डिवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो चलो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बनाते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अगर याद हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 के पास क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू 1 के पास चेक करो या फिर प्रूव करो कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एक्स इक्वल टू 1 के पास मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया। तो x इक्वल टू 1 के पास मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जगह 1, ठीक है। अब 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, 1 माइनस के लिए तो ये फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह इसको रखो यहाँ पे। फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो इसके अंदर x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 लिख दिया मैंने, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, जो नीचे है वो इसको एज इट इज। अब आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल कर दूंगा मैं, x माइनस 1 तो भी बचेगा क्या, -1। सो दैट इज व्हाट आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव में x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1। अब 1 पॉजिटिव रखने पे फंक्शन कौन सा होगा भाई, 1 पॉजिटिव रखने पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला पार्ट आएगा, वहाँ पे फंक्शन है प्लस x माइनस 1 पॉजिटिव x माइनस 1, ठीक है। ये रहा अगेन एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 0 ही है, नीचे एज इट इज x माइनस 1। अगेन यहाँ पे मैं अगर कैंसिल करूंगा x माइनस 1 तो मुझे +1 मिलेगा। सो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में -1 एंड +1 है, दोनों अलग है, इसीलिए f'1 इसका डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू 1 f'1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। Hence we can say f of x is not differentiable at x equal to 1. So that is what the proof of question number 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, प्रूव दैट दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स x जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 एंड 2 के पास, ठीक है।
सी यहाँ पे अगर थोड़े बहुत थियोरेटिकल पार्ट याद हो, तो अगर ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन ना हो और एमसीक्यू हो जाए तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। प्रूव करने के लिए नहीं पूछे और ऐसा पूछ ले कि बॉक्स एक्स फंक्शन है, x इक्वल टू 1 एंड 2 के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ऐसा कुछ भी पूछ ले। वैसे एमसीक्यू में तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर पूछ लिया है तो डायरेक्टली याद आ जाएगा ना भाई, ये तो कंटिन्यूस ही नहीं है, x इक्वल टू 1 एंड 2 के पास तो कंटिन्यूस ही नहीं है। बॉक्स एक्स फंक्शन कोई भी इंटीजर पॉइंट के पास कंटिन्यूस नहीं है, तो अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होने के 3 ग्राफिकल रीजन मैंने बताए थे। एक तो नॉन कंटिन्यूस है ना, फिर दूसरा अगर कॉर्नर क्रिएट कर रहा है तो, एंड तीसरा क्या है भाई, अगर फंक्शन वो पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट बनाता है तो ये 3 केस में हमेशा ही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट होती है। तो अगर देखना चाहो तो क्वेश्चन नंबर 9 में मॉड्यूलस फंक्शन है ना, तो ये भी कोई एक आध, तीनों में से कोई एक आध केस की वजह से ही नॉन डिफरेंशिएबल हुआ होगा। तो कौन सा होगा, मॉड्यूलस फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती है ना। ठीक है चलो, एंड x इक्वल टू 1 के पास उसका ग्राफ बनाने जाओगे तो उस ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सॉरी x इक्वल टू 1 के पास वो कॉर्नर बनाएगा। तो आप देख सकते हो x इक्वल टू 1 के पास वो कॉर्नर क्रिएट कर रहा है, इसलिए x इक्वल टू 1 पॉइंट के पास वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये कॉर्नर पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन नंबर 9 में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हुई। मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि कभी भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी तो ये हमेशा ही 3 रीज़न की वजह से ही होगी। ग्राफिकली अगर सोचने जाओगे तो 3 रीज़न ही होंगे, या तो वो नॉट कंटिन्यूस होगा, या फिर कॉर्नर क्रिएट करेगा, या फिर वो पॉइंट पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट जो होगी वो वर्टिकल लाइन हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने जाओगे तो दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो जाएंगे, नॉट एग्जिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव साइड से फाइंड करो या फिर नेगेटिव साइड से फाइंड करो, आपका स्लोप इनफाइनाइट ही बनेगा। स्लोप इनफाइनाइट मतलब tan थीटा, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा 90 होता है तो tan 90 मतलब इनफाइनाइट, तो स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, सो ये 9th वाले क्वेश्चन में कॉर्नर पॉइंट की वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हुई, एंड 10th वाले क्वेश्चन में नॉन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, उसकी वजह से x इक्वल टू 1 एंड 2 के पास डिसकंटिन्यूस है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बट फिर भी हमको तो ये थियोरेटिकली प्रूव करना है ना, तो मैंने क्या किया, पहले बॉक्स x को x 0 से लेकर 3 के बीच में बॉक्स x फंक्शन के बारे में बात करने की उन लोग ने बात छेड़ी है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स x को ये 0 से लेकर 3 के बीच में डिवाइड कर देते हैं सिंपल वाले नंबर में। 0 से लेकर 1 में बॉक्स का आंसर है 0, 1 से लेकर 2 इंक्लूडिंग 1 उसका बॉक्स का आंसर होता है 1, एंड 2 से लेकर 3 में उसका आंसर होगा 2। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के आंसर हो गए, बॉक्स एक्स के आंसर। अब मुझे x इक्वल टू 1 एंड 2 के पास नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, तो x इक्वल टू 1 के पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मैं फाइंड करूंगा पहले। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 के पास नेगेटिव साइड से। अब नेगेटिव साइड से फंक्शन का आंसर क्या होगा भाई, 1 नेगेटिव मतलब ये वाला पार्ट है ना, 1 से छोटा वाला, तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दिया। देखो फिर एफ ऑफ 1 का आंसर, तो एग्जैक्टली 1 रखने पे, x इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, बॉक्स 1 इज इक्वल टू 1, तो बॉक्स 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख दिया है ना, बॉक्स 1 इक्वल टू क्या होता है भाई, डेफिनेटली 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। एक्स की जगह 1 रखने पे 1 माइनस 1 होगा, तो आप देख सकते हो ऊपर 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 अप्रोच कर रहा है और नीचे 0 अप्रोच कर रहा है, तो समथिंग बाय 0, समथिंग अप्रोचिंग बाय 0 अप्रोचिंग मतलब कुछ भी नीचे 0 अप्रोच कर रहा हो, ऊपर कोई वैल्यू अप्रोच कर रही हो, तो सम वैल्यू बाय 0 ऑलवेज इनफाइनाइट है ना, समथिंग बाय 0 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। ओके, सो इनफाइनाइट अप्रोचिंग हो जाएगा, समथिंग अप्रोचिंग बाय इनफाइनाइट, 0 अप्रोचिंग इज ऑलवेज इनफाइनाइट अप्रोचिंग, और इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ही डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक्चुअल में x इक्वल टू 1 के पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअल में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट आ गया तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है x इक्वल टू 1 के पास। फिर भी अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो कैसे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट है ना, 1 से बड़ा, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया।
फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, बॉक्स 1 इक्वल टू 1। नीचे क्या होगा x माइनस 1। अब ऊपर क्या हो गया, देखो ऊपर फिक्स 0 हो गया। फिक्स 0 मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स की फिक्स वैल्यू 1 है एंड एफ ऑफ 1 की फिक्स वैल्यू 1 है, तो ये दोनों का आंसर क्या हो गया 0। फिक्स सब्ट्रैक्ट करने पे कोई भी कंडीशन में x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव में 1.2 रखो, 1.3 रखो, 1.4 रखो, ऊपर तो फिक्स 0 आएगा। फिक्स 0 मतलब क्या हो पता है ना, समझ लो 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव मतलब इस तरफ x की वैल्यू 1 की तरफ पॉजिटिव साइड से, मतलब 1.4, 1.3, 1.2 इस तरह से आ रहा है, बराबर। तो अलग अलग वैल्यू x की हम लेते हैं, तो यहाँ पे x टेंड्स टू, पहले 1.4 लिया तो यहाँ पे x की जगह 1.4 रखा, फिर यहाँ पे x की जगह 1.3 रखा, फिर यहाँ पे x की जगह 1.2 रखा। बट अगर फिर भी चलो यहाँ पे रखने की जगह यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ, तो ये जो होगा ना 1.4, 1.3, 1.2, तो 1.4 माइनस 1, 1.3 माइनस 1, 1.2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4, 0.3 1.3 रखने पे, 1.2 रखने पे 0.2। वैसे वैसे ये हमेशा ही x टेंस टू 1 प्लस जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखने पे 1 माइनस 1 मतलब 0 अप्रोचिंग होगा, अल्टीमेटली ये 0 अप्रोचिंग होगा, है ना। देखा ना 0.4, ये 0.4 बना, 0.3 बना, 0.2 बना, मतलब 0 अप्रोच जा रहा है। बट यहाँ पे 0 अप्रोचिंग नहीं है। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1.4 रखने पे भी एफ ऑफ 1.4 क्या होगा भाई, तो एफ ऑफ 1.4 भी 1 से लेके 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो एफ ऑफ 1.4 भी 1 होगा, एफ ऑफ 1.3 भी 1 होगा, एफ ऑफ 1.2 भी 1 होगा, तो ये तो हमेशा ही 1 होगा, है ना। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो हमेशा ही 1 होगी, तो ये हमेशा ही 1 माइनस 1 0 ही होगा। तो 1.4, 1.3, 1.2 ऐसे अप्रोच करते जाओगे ना, तो भी ऊपर तो फिक्स 0 आएगा ना, ऊपर तो फिक्स 0 आएगा, इसलिए 0 फिक्स डिवाइडेड बाई 0 अप्रोचिंग। तो ऐसा हुआ ना, ये तो इसको 1.4 रखने पे 0 बाई, ऊपर तो 0 है, नीचे सब्ट्रैक्शन 0.4 है ना, 1.4 माइनस 1 सब्ट्रैक्शन क्या आया 0.4, तो 0 बाई 0.4। फिर 1.3 रखने पे ऊपर तो फिक्स 0, नीचे 0.3, 1.3 माइनस 1.3 माइनस 1 0.3। फिर 1.2 रखने पे ऊपर तो 0 फिक्स है, नीचे 0.2, तो यू कैन सी इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0। तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग 0, तो 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज गेटिंग 0, तो हमेशा ही ये आंसर 0 देते जाएगा ना। आप जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे हमेशा ही आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स आंसर इज गोइंग टुवर्ड्स 0, है ना, आंसर इज गोइंग टुवर्ड्स 0। ये 0 बाई 0 एक्चुअली में 0 बाई 0 फॉर्म होता है ना जब भी, तो हम 0 अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग होता है, ये 0 बाई 0 अप्रोचिंग है। तो 0 अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग मतलब क्या होता है, वहां पे 0 बाई 0 अप्रोचिंग रहता है, तो हम कोई भी रूल्स, एल हॉस्पिटल रूल या फिर कोई भी रूल्स लगा के हम एनी हाउ ये फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं, अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा ना, तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे तो डिटर्मिनेट फॉर्म ही है ना, इसका आंसर तो फिक्स हो गया 0, हमेशा ही 0, इसलिए ये 0 आंसर दे रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए 0 आंसर दे रहा है, डिटर्मिनेट वैल्यू है ना इसलिए। सो ये थोड़ी ये जो चीज़ें हैं ना वो 11th में एक्चुअल में डिटेल में थोड़ी बहुत तो मैंने पढ़ाई थी, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो डेफिनेटली वो 11th का ही प्रॉब्लम है। 11th में मैंने डिटेल में ही लिमिट चलाया था, बट मे भी आपको याद नहीं होगा, मे भी अगर याद है तो अच्छी बात है, बट फिर भी अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से ये वही चीज़ मैंने डिटेल में ही यहाँ पे दिखाई है, वापस देखो, वापस सुनो, वापस सोचो, ओके। तो ये 0 हो गया, RHD का आंसर क्या हो गया 0। तो LHD पॉसिबल नहीं है, RHD का आंसर 0 है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई, LHD RHD इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड वही चीज़ मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2 के लिए की है, यहाँ पे जो मैंने समझाया ना वही चीज़ मैंने वही चीज़ें यहाँ पे मुझे समझानी है, बस आप ये खुद से सोचो, खुद से समझो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, कैसे, क्यों 1 ली, उसका रीज़न जानना है तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 क्यों ली, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 क्यों ली, वो पर्टिकुलर पार्ट को वापस रिवाइंड करो, तो यहाँ पे पता चल जाएगा एफ ऑफ एक्स के आंसर 1 यहाँ पे क्यों रखा और यहाँ पे 2 क्यों रखा, ठीक है। बाकी तो वही चीज़ें, समथिंग अप्रोचिंग बाई 0 अप्रोचिंग इज ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट एंड 0 बाई 0 अप्रोचिंग इज ऑलवेज 0, वही ऊपर जो है वही सिमिलर तरीके से यहाँ पे आंसर बनेंगे। So LHD RHD not equal, hence f of x is not differentiable at x equal to 2. Okay, so by that way we have completed our exercise 5.2 है ना, 5.2 खत्म हो गई। चलो
चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगेन 5.3 की थियरी पढ़ेंगे पहले और उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, है ना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।